हेलो बच्चों, एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी ग्रुप डी का तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी और आप भी मेरे तरह रिवीजन करना चाह रहे होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स का जितना सारा फार्मूला है सभी को एक साथ रिवीजन करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल फिजिक्स ज़्यादातर न्यूमेरिकल में ही पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल तभी बनेगा दोस्तों जब आपको फार्मूला अच्छी तरीके से आता हो या याद हो। नहीं तो वहाँ एग्जाम में बस सोचते रहिए, ये वो करिए और आपका तब तक टाइम क्या हो जाता है, टाइम आपका चला जाता है। तो टाइम बचाने के लिए आपको फार्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए कोशिश करते हैं। खैर, परीक्षा जो है 3 अगस्त से शुरुआत है और किसी बच्चे का हो सकता है फर्स्ट दिन हो, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेरा एग्जाम भी पास में ही है, तो हम रिवीजन करेंगे, साथ साथ आप लोगों का भी रिवीजन होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कि बल से सबको डर लगता है बहुत। बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, मतलब इसका इंडिकेशन मार्क क्या हो जाएगा, फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या होता है बच्चों? तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर फोर्स बराबर एम ए होता है। ठीक, यहाँ से आपको इक्वेशन आता होगा। अगर आप ये बैठा दिए तो दाहिना बाएं करके आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा जो बॉल से रिलेटेड है। फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है जब गति के साथ देगा, तो फोर्स बराबर होता है क्या, तो एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी। फोर्स का एक और फॉर्मूला क्या होता है, एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी। यहाँ एम क्या है, तो एम किसी भी वस्तु का मास है जो गतिमान है, और भी का मतलब होता है अंतिम वेग और यू का मतलब प्रारंभिक वेग। आगे हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे, गति का तीनों समीकरण, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का ए जो है, ए का भी फार्मूला होता है अपना। ए एक्सेलरेशन क्या होता है, तो भी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, भी माइनस यू बटा टी। बच्चों आपको बता रहे हैं कि ए जो है ना, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ए को हिंदी में बेसिकली त्वरण बोला जाता है, और अगर यह पॉजिटिव है तो त्वरण होता है, अगर यह निगेटिव है तो उसे मंदन बोलते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला पूरा अच्छा तरह से दिख गया होगा, चमक गया होगा। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूटन के गति के तीनों नियम है ना। न्यूटन के गति के नियम तो आपको पता ही होगा। हम लोग गति का समीकरण देखने वाला है, जो शायद किसने दिया था, गैलीलियो साहब ने दिया था, 3 इक्वेशन। तो इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, इक्वेशन आगे क्या है। तीन गो है फार्मूला, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तीनों फार्मूला क्या है आप देखते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। पहला फार्मूला क्या बताता है हमें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी तरीके से बोलना है और याद भी करना है। जहां v क्या है, v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग, और a एक्सेलरेशन हो गया, और t हो गया समय को बताता है। ठीक, अब आगे समझते हैं। उसके बाद एस इक्वल टू क्या होता है, तो एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर क्या होता है बच्चों, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। जहां एस क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट को बताता है, मतलब कि वस्तु अगर कोई है तो कितना दूरी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। और यू आपको पता ही है, ए पता ही है, टाइम पता ही है। ठीक, इसके बाद एक और फार्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो यहाँ भी आपको पता है भी क्या हो गया, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और एक्सेलरेशन पता ही है। अब आइए आगे समझते हैं। कभी कभी आपको हमेशा क्वेश्चन में ध्यान देना होगा। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है या कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। अगर कोई वस्तु शुरुआत में जैसे स्टार्टिंग करे, अगर कोई वस्तु को आप जीरो से चलते हुए देखें, मतलब अभी जस्ट शुरू हुआ है, स्टार्ट किया है गति, तो जब स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई चीज, कोई भी वस्तु अगर स्टार्ट हो रहा है, मोशन के लिए स्टार्ट हो रहा है, तो उस समय u का वैल्यू क्या लेंगे, तो 0 लेंगे। जैसे ही एकदम स्टार्ट किया, मतलब पहले रुकल था, तो u का वैल्यू उस टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और जब कोई वस्तु इंड हो जाएगा, जैसे इंड के समय, जैसे कि कोई वस्तु, जैसे कोई बॉल फेंके और कुछ दूर जाके रुक गया, चाहे कुछ ऊंचाई पर जाके रुक गया, फिर वापस आ रहा है, मतलब इंड में जाके वो क्या हो रहा है, मोशन न करके वो स्टॉप हो जा रहा है, एक तरह से रुक जा रहा है। तो जब रुक जाएगा तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये लगभग बच्चों को पता नहीं रहता है, इसलिए क्वेश्चन बनाते समय बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आंसर भी नहीं आता है। तो आप लोगों को ये भी देखना चाहिए, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। और एक और चीज, इस फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि पहला समीकरण में हमें किसके बीच संबंध मिलता है, दूसरा में किसके साथ और तीसरा में किसके साथ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए वैसा चीज जो सब में है उसको हटा दीजिए। जैसे कि देखिए यू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन चीज को यू को हम लोग काट देते हैं। यू इसमें से, सारा में से यू हटा दीजिए, ठीक। और ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ये भी कॉमन है हमारा, तो कॉमन चीज को हम सब हटा देते हैं। तो क्या बचता है, देखिए, तो पहला समीकरण में भी और टी बचता है। मतलब हम कह सकते हैं कि पहला समीकरण जो है ना, वेग और समय को दर्शाता है, वेग और समय के बीच संबंध बताता है। उसके बाद एस, और इसमें भी आप काट दीजिएगा तो एस और सिर्फ टी बचेगा। तो इसमें विस्थापन और समय के बीच संबंध बताया जाता है दूसरा समीकरण में, क्योंकि एस बचा और टी बचा, बीच में ए और यू से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद तीसरा समीकरण अगर देखते हैं तो इसमें अंतिम वेग और विस्थापन के बीच संबंध बताया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा, तो हमने आपको बता दिया है। चलिए आगे कुछ फार्मूला को रिवीजन किया जाता है। जैसे कि कोई वस्तु अगर, देखिए इसी में ये जो होता है ना, अगर इसी में जैसे कोई वस्तु अगर जमीन पर ट्रेवल कर रहा है तो वहां पे तो एक्सेलरेशन ही होता है। लेकिन कोई वस्तु को अगर हम आसमान में उछाले, जैसे कोई बॉल फेंके और बॉल वापस नीचे आ जा रहा है, क्यों आ जा रहा है, तो ग्रेविटी के कारण आ जा रहा है। तो ग्रेविटी का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जो है ना स्मॉल जी के उस टाइम बराबर हो जाएगा जब कोई वस्तु को हम सब ऊपर नीचे फेंकते हैं। तो इसके लिए, ठीक। तो जी देखिए, जी का मतलब होता है कथी, जब भी कोई वस्तु अगर नीचे आ रहा है तो जी उस टाइम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे आते समय जी क्या होता है, क्योंकि जी और उसके साथ जुड़ गया और स्पीड वो वापस आएगा धरती पर, तो जी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोई वस्तु को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो जी निगेटिव लेना है, ठीक। इतना आपको बात याद रखना है। और बाद बाकी चीज जैसे है वैसी रहने देंगे, सिर्फ स्मॉल जी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू को किसके एक जगह पर बैठाना है और फार्मूला सेम ही रहेगा, बस फार्मूला सेम ही रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे। आगे फोर्स का एक और फार्मूला होता है जो हम लोग नहीं बताया आपको, थोड़ा सा आप जान लीजिए। फोर्स जो होता है ना, मोमेंटम में चेंज और कितना टाइम लगा इसके बराबर ही होता है, चेंज इन मोमेंटम बटा समय। ये जो लेमडा का साइन है ना, इसका मतलब होता है उसमें कितना चेंज आया, पहले इतना था अब इतना हुआ, बीच का डिफरेंस लेते हैं हमेशा, और उसके बीच में कितना समय लगा, ठीक। यहां तक समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और स्मॉल जी का वैल्यू जो होता है ना, स्मॉल जी का वैल्यू आप या तो क्वेश्चन में देले होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप इसको ले सकते हैं कितना, रियल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए बच्चों, गर्मी में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप भी चुपचाप पढ़ाई करिए, जो होना होगा होगा, आगे देखा जाएगा, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब बॉल ईसा के बारे में तो जान गए, थोड़ा सा कार्य के बारे में जान लेते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, एफ डी कॉस थीटा। जहाँ कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ एस कॉस थीटा। तो जो रहेगा आप समझ जाइएगा। देखिए डी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से भी इंडिकेट करते हैं। और कॉस थीटा यहाँ क्यों लग रहा है, तो एंगल के कारण लग रहा है। देखिए कोई भी काम कब होता है, जैसे कि कोई यहाँ कोई वस्तु है, हमने यहाँ से फोर्स लगाया
अगर ये यहाँ से घसक के अगर यहाँ आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो हम लोग कहेंगे कि वर्क हुआ है। ठीक। और यहाँ पे कॉस थीटा इसलिए आ रहा है क्योंकि एंगल लगता है, कभी कभी एंगल, जैसे कि बच्चे में हम लोग गाड़ी चलाते थे रस्सी तान के, इसे तो रस्सी ऊपर खींचते थे लेकिन गाड़ी तो इधर चल रही थी, तो इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बनता है, तो इसीलिए उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। ठीक। तो अगर कोई पूछेगा कि कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और कार्य जीरो भी हो सकता है, कब होगा, तो 90 डिग्री पर अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहेगा तो cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो 90 डिग्री पर वर्क जो है हम लोगों का जीरो हो जाएगा। अगर पूछेगा अगर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री रहेगा, मतलब कि जिधर डिस्प्लेसमेंट किए उधर फोर्स के डायरेक्शन में ही है, तो कार्य मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव होगा। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो गया, अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा कर रहे हैं इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक ना, उल्टा अगर हो रहा है फोर्स, तो वो निगेटिव कार्य होता है। जैसे कि हम लोग चलते हैं ना, घर्षण होता है, तो वो हमेशा हम लोगों पर निगेटिव फोर्स के कारण हम लोग चल पाते हैं। ठीक। तो इतना हम लोगों का ध्यान रखना है। तो कार्य का और भी फॉर्मूला होता है, कार्य ऊर्जा ये सबका जो क्या बोलते हैं मात्रा सेम होता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। कार्य हो गया, जैसे कि कोई चलता हुआ गाड़ी है, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी हम लोग को निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2mv², जहाँ m क्या है, किसी भी वस्तु का मास है, जैसे कोई ट्रेन ले लीजिए, कोई गाड़ी ले लीजिए, कोई बॉल ले लीजिए, उसका मास वो उसका कितना केजी का मास है और वो कितना वेग से चल रहा है, उसका स्क्वायर ले लेंगे ना, तो वो उसका क्या निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। या अगर कार्य पूछेगा तो ये नहीं होता है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी है ही। आगे होता है कि किसी भी वस्तु को हम लोग कोई ऊंचाई पर रख दिए, हाइट पर, जैसे कोई गेंद ले गए पहाड़ पर रख दिए, थोड़ा देर बाद उसको धक्का देंगे तो ढुलक के एकदम नीचे आ जाएगा, मतलब उसमें गति आ जाएगा, तो उसमें भी कोई ना कोई ऊर्जा आ गया हाइट की वजह से, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला आता है डायरेक्ट mgh होता है। ठीक। मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। जी का वैल्यू आपको बता दिए हैं, या तो 10 लेना है, क्वेश्चन में जी रहेगा, ना तो 9.8। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कैसे, जैसे कि कोई गाड़ी है, वो 10 की स्पीड से चल रहा है और उस पर कोई फोर्स लगाया गया जिस कारण वो रुक गया, तो फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। या ब्रेक लगाया तो उसका चेंजिंग आ गया, या वो इतना देर बाद रुक गया, ठीक है ना, तो उसमें भी लिया जाता है। तो कार्य बराबर एक तरह से एक और चीज हो सकता है, चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जितना बदलाव हुआ वही एक तरह से उसका कार्य हुआ। दो काइनेटिक एनर्जी आएगा ना क्वेश्चन में, उसका माइनस कर लेंगे, वही कार्य के बराबर हो जाता है। ठीक। और कभी कभी ये सब भी कार्य के बराबर एक तरह से आएगा। जैसे क्वेश्चन ना पूछता है कि कोई वस्तु को हम लोग 15 मीटर की ऊंचाई पर रख दिए, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य वही होगा जो ऊर्जा है, जितना ऊर्जा उसमें है, तो कार्य और ऊर्जा एक तरह से बराबर ही होता है। ठीक। हमको उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एक और होता है ऊर्जा संरक्षण का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें ऊर्जा हमेशा क्या होती है, हमेशा संरक्षित रहती है। ऊर्जा हमेशा क्या होता है, किसी महान वैज्ञानिक ने कहा था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा अपने आप में क्या होता है, कंजर्व रहता है, जितना है उतना ही रहेगा, उसको सिर्फ बदल सकते हैं, एक से दूसरे में बदल सकते हैं। तो इस पर एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षित रहता है। ऊर्जा संरक्षित रहता है, या ऊर्जा संरक्षित रहेगा किस में, हाइट वाला क्वेश्चन में रहता है। जैसे कि कोई वस्तु है ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा और इस पॉइंट पर क्या होगा, तीनों पॉइंट का जो ऊर्जा होता है हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0, और mgh क्या होगा,
mgh सबसे मैक्सिमम होता है क्योंकि हाइट ज़्यादा है। एकदम धरती के आसपास यहाँ आ जाएंगे तो mgh क्या हो जाएगा, mgh बिल्कुल जीरो हो जाएगा और इसे चिन्ह सानी ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एकदम मैक्सिमम होगा। तो ये दोनों का जोड़ ये दोनों का जोड़ इस पॉइंट में बराबर होगा। यहाँ एकदम मिड पॉइंट में ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल मिड पॉइंट में दोनों बराबर होता है। ठीक, इससे आपको समझना है। उसके बाद संवेग संरक्षण का सिद्धांत एक होता है। संवेग मोमेंटम जो होता है ना वो संरक्षित रहता है। और मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को पी से इंडिकेट करते हैं, कितना मास और कितना वेग से जा रहा है उसको मोमेंटम बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है जैसे कि कोई पत्थर टकरा रहा है, कोई दूगो गाड़ी टकराया, बस ट्रेन टकरा गया, तो उसके संवेग पर क्या असर पड़ता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है m1 u1 प्लस m1 v1 m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू प्रथम लिखना होता है। जैसे पहला वेग को u से इंडिकेट करते हैं, m1 u1 प्लस m1 m2 u2 प्लस m1 v1 m2 m1 v1 प्लस m2 v2 होगा। ठीक, जैसे कि कोई दो वस्तु है, मान लेते m है और इधर से m1 है, इधर से m2 है, ये दोनों वस्तु आके यहाँ पे टकरा जाता है। तो इसके बाद इसकी गति में जो परिवर्तन आता है, तो पहले ही u गति से चलेगा ना, यहाँ टकराने के बाद इसका गति क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें से दो वस्तु टकरा रहा है, तब पहला का मास और u1 का मतलब प्रथम वेग, इसका प्रथम वेग और इसका प्रथम वेग एक साथ जोड़ देंगे और इसका अंतिम वेग और इसका अंतिम वेग जोड़ देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसमें जो वैल्यू ना पता रहेगा अपने आप निकल जाएगा। ठीक, इसी वैल्यू पर हम लोग बंदूक वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे गोली चलाने के बाद बंदूक पीछे हटा तो कितना हटा या कितना स्पीड से हटा, तो ये हम लोग को नहीं पता रहता है। तो इसको भी इसी पर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग हमेशा एक तरफ का मान 0 लेते हैं, क्योंकि गोली और बंदूक एक साथ कुछ समय के लिए, मतलब शुरुआती वेग में तो चलवे नहीं करते, मतलब 0 रहता है ना। तो यहाँ भी 0 हो गया, बंदूक भी 0 है और गोली भी 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा एक तरफ। और इधर लास्ट गति हम सब निकाल सकते हैं। कैपिटल एम जो है बंदूक के लिए ले रहे हैं और स्मॉल एम गोली के लिए ले रहे हैं। तो ये इस फॉर्मूले से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे और भी समझेगा, अभी बहुत फॉर्मूला बाकी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कार्य का एक और फॉर्मूला छूट गया इम्पोर्टेंट। जब कोई वस्तु गति में रहेगा तो कार्य बराबर होता है हाफ m कैपिटल V स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। जैसे कोई वस्तु पहले v गति से था, अब उसका गति हो गया है, मतलब पहले u गति से था, u की स्पीड से जा रहा था, और उसका वेग हो गया v, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि कोई बॉल हम लोग फेंक रहे हैं, ठीक,
नीचे आ रहा है, तो यहाँ अर्थ है, तो पृथ्वी से टकराने से जस्ट पहले इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें ना आपको हाइट देगा, कुछ भी दे या ना, डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, इसका वेग होगा v इज इक्वल टू रूट अंडर 2 स्मॉल जी एच। ठीक, उसके बाद गतिज ऊर्जा का एक और फॉर्मूला हम लोग पीछे भूल चुके थे। गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसका एक और फॉर्मूला होता है अथी के साथ, पी किसको बोलते हैं, तो मोमेंटम के साथ पी स्क्वायर इक्वल टू होता है 2m, पी स्क्वायर बाई 2m। तो ये भी फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग चलते हैं रेंज। रेंज से पहले एक और छोटा सा फार्मूला जो देख लीजिए, आवेग। आवेग बराबर होता है बॉल गुने टाइम, कितना फोर्स लगा और कितना समय के लिए, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। आवेग बराबर बॉल गुने समय होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं जैसे कि प्रक्षेप गति। जैसे कि कोई बॉल है, वो यहाँ से किक मारेंगे तो ये कुछ ऐसे जाके इतना दूर गिरेगा इससे। ठीक, तो यहाँ पे एक थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे इसको मैक्सिमम हाइट मिलेगा और यहाँ पे आते आते मैक्सिमम रेंज मिल जाएगा। ठीक, और ये बॉल उड़ रहा है तो इसमें फ्लाइट भी कर रहा है ये। तो इसमें 3 चीज निकलता है जो हम लोग अभी पता कर लेंगे। जैसे कि हाइट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, इसमें अगर हाइट पूछ देगा, हाइट पूछेगा कितना देर तक हवा में रहा तो फ्लाइट पूछेगा, और क्या पूछेगा, रेंज पूछेगा, कितना दूरी जाकर गिरा। रेंज जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना दूर तक गिरा। तो देखिए, अगर पूछ दिया हाइट तो इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, सॉरी 2g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। उसका अगर फ्लाइट पूछेगा 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई जी। अगर पूछ देगा रेंज, रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो पूछेगा कि मैक्सिमम फ्लाइट कितना पर मिल सकता है, मैक्सिमम फ्लाइट, तो फ्लाइट का फॉर्मूला यहाँ पे तो साइन 90 डिग्री पर, क्योंकि 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अगर हाइट पूछेगा सबसे ज़्यादा तो बीच में ही जाकर उड़ेगा, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री पर, और रेंज भी सबसे ज़्यादा किस पे, 45 डिग्री पर ही मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर हाइट पूछेगा तो 90 डिग्री याद कर लेना है। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा देर तक फ्लाइट, इसको आप ध्यान में रखिएगा आराम से, थोड़ा चैट जीपीटी का सहारा लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या होगा। एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का इंग्लिश अभी नहीं याद है, यांत्रिक ऊर्जा किसे बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का डायरेक्ट पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है जो पीछे हम लोग पढ़े हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी या प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कौन होता है, mgh और प्लस ½ mv²। ये दोनों का जोड़ यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है।
इसके वजह से ही आसमान में हवाई जहाज उड़ता है, यांत्रिक ऊर्जा की वजह से। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे साउंड वाले चैप्टर में, जहाँ तरंग की बात होती है। तरंग के बारे में जान लेते हैं, तरंग क्या क्या है। तरंग कुछ इस तरीके से चलता है। तरंग कुछ इस तरीके से चलता है, जहां इसको बोलते हैं आयाम, ए से इंडिकेट करते हैं। और एक जो साइकिल हमारा होता है ना, एक साइकिल के बीच की दूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये मेरा होता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य होता है जिसको हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। ठीक, और ये चक्कर 1 सेकेंड में जितना ज्यादा बार लगाएगा ना, उसको हर्ट्ज बोलते हैं। ये बार बार 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा दिया। ऐसा ऐसा साइकिल 1 सेकेंड में मान लीजिए 5 गो बनाया, तो उसका आवृत्ति हो जाएगा 5 हर्ट्ज। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला होता है क्या, इसमें होता है फॉर्मूला तरंग दैर्घ्य लेमडा इक्वल टू क्या होगा, तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी होता है, वेग इंटू टाइम भी कर सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। v इंटू टी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लेमडा बराबर v इंटू टी के जगह हम सब क्या कर सकते हैं, टी हटाएंगे तो एक और इसमें होता है क्या, आवृत्ति जो होता है ना, आवृत्ति को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी टाइम के अपोजिट होता है, 1/t के बराबर होता है। तो हम लोग टाइम के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/f। तो इससे भी पता चल जाएगा। बस ये 3-4 फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा। तो यहाँ से हम लोग वेग भी तो निकाल सकते हैं। तो देखिए वेग क्या हो जाएगा, वेग बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो इसका एक और मेन फॉर्मूला बनता है कथी, जैसे कि भी अगर हमको भी निकालना है तो ये इधर आएगा ना, तो भी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। ठीक है, और आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में संबंध पता है। अगर यहाँ टाइम के बारे में पूछ देगा तो हम टाइम भी बैठा सकते हैं। तो बस ये 2 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये और ये। इससे सारा क्वेश्चन आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक, तरंग दैर्घ्य को कथी में मापते हैं, तरंग दैर्घ्य एक तरह से दूरी होता है, एक तरह से ये दूरी है, क्योंकि लंबाई है ना होगा एक तरह से, तो इसलिए इसको मीटर में मापते हैं। तरंग दैर्घ्य का मात्रा क्या होगा, मीटर में होता है। हम लोग अब आगे पढ़ रहे हैं दर्पण के बारे में। तो दर्पण आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो दर्पण का फॉर्मूला बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का खासा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि आंसर तो आपको आ जाएगा कि 30, अब 30 प्लस में होगा माइनस में होगा, दोनों ऑप्शन देगा। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में देखना होगा। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। बस 2-4 बात है, पहले तो थोड़ा इमेज समझ जाइए। कोई भी दर्पण ले लेते हैं। रीजनिंग में भी हम सब जानते हैं कि एम और एन किसको सूचित करता है, तो दर्पण को ही सूचित करता है। ठीक है ना, तो ये कोई दर्पण है, मान लेते हैं इस साइड से रंगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे दर्पण बन चुका है। अब हम लोग समझेंगे क्या कि जहाँ ये कट रहा है, पोल होता है ना P, इसको हम लोग 0 मान लेते हैं अपना मन से, 0। तो देखिए 0 से अगर आप लोग दाहिना साइड जितना वैल्यू लीजिएगा तो क्या होता है, आप बोलेगा प्लस में जाता है। यहाँ से लिखेंगे, अगर मान लीजिए इधर जाना है तो +1 +2, यहाँ से गिनती शुरू प्लस में होगा। तो इसलिए यहाँ से इधर वाला वैल्यू जितना होगा, अगर हम लोग दाहिना साइड जितना का जितना वैल्यू लेंगे, सारा का सारा क्या लेना होगा, पॉजिटिव। अगर राइट साइड में जितना वैल्यू ले रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है जितना वैल्यू लेंगे तो हमेशा निगेटिव होगा। ठीक,
ठीक उसी तरीके से अगर ये जीरो है, हम लोग बचपन में ग्राफ बनाते थे कुछ ऐसे, तो यहाँ पे जीरो रहता था, ऊपर जाते थे +1 लेते थे और नीचे आते समय क्या लेते थे, तो -1 -2 -3। क्योंकि इमेज जो है ना, अगर ये वस्तु है तो वस्तु का कभी कभी प्रतिबिंब उल्टा बनता है वास्तविक में। तो अगर ऊपर की तरफ अगर है, अगर कोई वस्तु ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे इसका वैल्यू लंबाई को क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। अगर यही वस्तु अगर नीचे की तरफ कहीं बन रहा है तो इसको लेके कथी, निगेटिव में लेंगे। यहाँ आपको पॉजिटिव निगेटिव लगभग समझ में आ चुका होगा कि कब क्या करना है। ठीक, अब नोट हमेशा एक याद रखिएगा, चाहे दर्पण कोई हो, क्योंकि देखिए वस्तु को हमेशा हम लोग दर्पण के बाएं साइड ही रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं। तो इसलिए यू जो होता है ना, क्योंकि फार्मूला सूत्र क्या बोलता है हम लोग का, दर्पण सूत्र होता क्या है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये हमारा दर्पण सूत्र हो गया। इसमें आवर्धन भी आ जाता है, क्योंकि आवर्धन से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो हम लोग इसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम लोग आवर्धन भी जान लेते हैं। आवर्धन को m से सूचित करते हैं, m बराबर होता है h' डिवाइड बाई ho। मतलब ये इमेज का हो गया, ये ओरिजिनल हो गया, मतलब वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई -v/u। यहाँ फॉर्मूला है, माइनस रखना नहीं भूलना है, माइनस रखना है। ठीक, अब आगे हम लोग जानेंगे, दर्पण तो दो ही होते हैं, एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। इससे पहले नोट वाला बात समझ लेते हैं कि चाहे दर्पण कुछ भी हो, हमेशा हमेशा u जो है ना, u हमेशा माइनस ही लेना है। चाहे दर्पण कोई हो, उत्तल हो अवतल हो, से कोई मतलब नहीं है। u हमेशा क्या होता है, तो हमेशा निगेटिव होता है। ठीक, अगर ठीक है, u तो हमेशा निगेटिव हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं, दर्पण तो दो ही होते हैं, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। सबसे ज्यादा दिक्कत अवतल में होता है, तो अवतल को पहले समझेंगे। ठीक है, तो अवतल में जो भी का, अवतल का पहले फोकस समझ लीजिए। अवतल का जो फोकस होता है ना, फोकस हमेशा देखिए, अवतल दर्पण अगर इधर है तो इसका फोकस नहीं बनता है, सारे लाइट को उधर कन्वर्ज करेगा, इधर की ओर। तो इसका एफ हमेशा क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। अवतल दर्पण का एफ जो होगा हमेशा निगेटिव होगा। अब रही बात भी, तो भी का इसमें ना दो गो सेंस बनता है, क्योंकि अवतल पर दर्पण एक ऐसा प्रतिबिंब है, मतलब एक ऐसा दर्पण है जो वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी भी बना सकता है। तो ज्यादातर मामला में वास्तविक ही बनाता है। तो जब वास्तविक बनाएगा तो सारा का सारा वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाएं साइड बनता है, मतलब इधर ही बनेगा और उल्टा ही बनेगा। तो वास्तविक बनाएगा, इसलिए भी हमेशा कथी लेंगे, उस टाइम भी हमारा हो जाएगा निगेटिव। कब, जब कह देगा कि क्वेश्चन में कि इमेज जो बन रहा है वास्तविक बन रहा है। अगर कह देगा क्वेश्चन में कि नहीं, इमेज आभासी बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो आभासी कहने का मतलब दर्पण के पीछे इस साइड बनता है आभासी, तो मतलब दाहिना साइड, मतलब कि उस टाइम आपको भी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ हाइट पे भी असर आ सकता है। तो अगर h' का बात है तो सेम वही प्रोसेस अपनाना है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो h' क्या हो जाएगा, मतलब इमेज उल्टा बन रहा है तो माइनस लेना पड़ेगा। और अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो h' क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से लेना पड़ेगा। ये सारा का सारा दिक्कत किस में आने वाला है, अवतल दर्पण का इतना प्रॉब्लम है जो आपको ध्यान रखना है। एक ही बात ध्यान रखना है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो निगेटिव लेंगे और अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा। ठीक, अब आगे हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बेचारा एकदम सीधा साधा है, इसमें ज्यादा नखरा नहीं है, क्योंकि यह हमेशा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है। तो इसमें उत्तल दर्पण में हम लोग का जो एफ हो गया, एफ हमेशा पहला नंबर बात की पॉजिटिव होगा। एफ क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। कैसे कहे कि उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण कुछ इस तरीके से होता है, जो अंदर से रंगल रहेगा, लेकिन इसका फोकस जो होता है ना यहाँ होता है, अंदर की ओर होता है, मतलब कि दर्पण के हिसाब से दाहिना साइड में इसका फोकस है, इसलिए इसका फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और रही बात यू, तो यू तो हमेशा के लिए यू तो रट लीजिए, कोई भी दर्पण आए निगेटिव ही लेना है। बची भी, तब भी इसमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा पिक्चर तो यही बनने वाला है और आभासी और सीधा बनने वाला है। और इसका एच डैश भी क्या होगा, इसका एच डैश भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो उत्तल दर्पण में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इसका लगभग एफ और भी चाहे एच डैश तीनों पॉजिटिव होगा, यू तो सब में निगेटिव ही होता है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को दर्पण वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन को आप बना के देखिए एकदम इसी तरीके से, आपको हर क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा। आप दर्पण का 5-10 क्वेश्चन बना लीजिए, एग्जाम से पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम लोग समझेंगे कि लेंस के बारे में, लेंस सूत्र और लेंस। तो लेंस तो पता है आपको, लेंस मेन 2 ही प्रकार के होता है, ऐसे तो 3 प्रकार के होता है, उत्तल, अवतल और बाइफोकल, लेकिन हम लोग को 2 के बारे में पढ़ना है ज़्यादा। तो पहले तो लेंस का सूत्र लिख लेते हैं। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। इसमें ध्यान रहे लेंस वाला में क्या होता है, माइनस होता है, दर्पण वाला में पढ़े थे तो प्लस था, ठीक। अब दिक्कत कहाँ होता है, तो अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में, क्योंकि इसका अवतल लेंस ऐसे हर प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक। तो अवतल लेंस में अगर हम लोग जानते हैं कि फोकस क्या होता है, तो अवतल लेंस का फोकस हमेशा निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, निगेटिव होता है। और उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, उत्तल लेंस का हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात भी के बारे में, यू तो इसमें भी हमेशा निगेटिव ही लेना है, यू का यही रख लीजिए, यू जो है ना, यू कहीं भी रहे, कुछ रहे, दर्पण लेंस कुछ भी रहे, हमेशा यू निगेटिव ही होगा, यू निगेटिव ही लेना है, ठीक है। और भी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो छोटा बनता है और आभासी बनता है। तो छोटा और आभासी में क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं तो उसका फोटो इस साइड ही बनता है, मतलब कि भी हम इसमें कैसे लेना पड़ेगा, भी निगेटिव हो जाएगा, यू भी और एफ भी, इसमें तीनों चीज कैसे लेना पड़ेगा, इसमें तीनों चीज निगेटिव ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उत्तल लेंस के बारे में बात करते हैं। उत्तल लेंस का फोकस तो हो गया पॉजिटिव, भी का बात करते हैं। भी का इसमें 2 सेंस बनेगा, एक वास्तविक और एक आभासी। तो वास्तविक पिक्चर हमेशा लेंस के राइट साइड बनता है, तो उसके लिए भी अगर वास्तविक बन रहा है तो वास्तविक में पॉजिटिव लेना पड़ेगा, अगर इमेज आभासी बन रहा है तो माइनस लेना पड़ेगा, ठीक। ठीक उसी तरीके से हम लोग आवर्धन भी देख लेते हैं, क्योंकि आवर्धन का फॉर्मूला अगर आवर्धन एम बराबर इसमें भी होगा एच डैश और एच ओ, या इसमें प्लस में होता है v/u। तो इसका एच डैश जो होगा ना, उसके लिए तो एच डैश क्या हो जाएगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है तो एच डैश पॉजिटिव ही होगा, एच डैश इसके लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके लिए एच डैश दोनों हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा।
उत्तल लेंस के लिए एच डैश क्या हो सकता है। तो अगर इमेज वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक के लिए माइनस और आभासी के लिए प्लस। तो देखिए ध्यान देने वाला बात ये है कि दर्पण में, अवतल दर्पण में ज़्यादा चांस रहता है क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि उसमें सही प्रकार का इमेज बनता है। और लेंस में पूछेगा तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के बारे में आपको सारा चीज़ बता दिए, प्लस माइनस क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। आइए दोस्तों, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ लेते हैं। लगभग मेरा फार्मूला खत्म ही है। तो विद्युत से रिलेटेड जितना सारा फार्मूला है नीचे मिटा के बढ़िया है। हम लोग विद्युत से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इक्वल टू होता है आई आर। V इक्वल टू आई आर। यहाँ से आप सारा फार्मूला समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से। न याद रहेगा तो आप इसको ऐसा ट्रेंगल वाला वैल्यू निकाल लीजिए, सब याद रहेगा। V बराबर होता है आई आर। यहाँ से जो पूछेगा आप उसको ढकते रहिए। V पूछेगा तो आई आर में मल्टीप्लाई होता है, अगर आर पूछेगा तो V बाई आई। ठीक है, यहाँ से आप बता सकते हैं। उसके बाद इसी में होता है W। कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है V बाई, कार्य बराबर होता है Q इंटू V। इसको भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं आराम से कि वर्क इक्वल टू होता है Q और V। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है आवेश जो होता है ना, Q बराबर होता है आई टी। Q बराबर क्या होता है आई टी। तो यहाँ पे अगर आई टी का फार्मूला रख देंगे Q की जगह पर, तो कार्य का और भी फार्मूला आ सकता है। तो आप लोगों को अपने दिमाग में सोचना है कि किससे कौन फार्मूला बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये तीन को हो गया। और उसके बाद इम्पोर्टेंट होता है हीट निकालने के लिए, जैसे कि हीट पर से बहुत क्वेश्चन पूछता है, कितना उष्मा। और पावर एक नहीं लिखे हम सब, पावर बराबर क्या होगा, तो W बाई टी, कितना काम किए हैं और कितना समय के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग समझेंगे पावर का और फॉर्मूला इसमें हो जाएगा, वी आई भी हो जाएगा, आई स्क्वायर आर भी हो जाएगा, और वी स्क्वायर बाई आर। जितना फॉर्मूला है सब पावर का हो जाएगा। उसी तरीके से हीट के बारे में जानते हैं, क्योंकि हीट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो हीट का हो जाएगा, हीट का दो चार फॉर्मूला है जो देख लीजिए। आई स्क्वायर आर टी होता है हीट बराबर, या आई वी टी होता है, या वी स्क्वायर बाई आर टी होता है। तो हीट का इतना सारा फार्मूला है जो आपको देख लेना है। उसके बाद प्रतिरोध के बारे में पूछेगा। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम निकालना बहुत आसान है। इसका होता है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस की ओर जाते रहेगा, जहाँ जितना प्रतिरोध दे देगा। ठीक है, इसमें इसका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा ना, हमेशा इन सब से बड़ा होगा, मतलब जो भी प्रतिरोध दिया है उससे बड़ा होगा। इसका समतुल्य प्रतिरोध हमेशा वैल्यू से क्या होगा, जो जो वैल्यू दिया है उससे, उन तीनों से बड़ा होगा, चाहे चारों से, जय को देगा वैल्यू उतना। और समांतर क्रम में क्या होता है, इसका होता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट 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 जाते रहते हैं।
पूछता है क्वेश्चन कि इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मतलब ये तो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला है, लेकिन पूछेगा समतुल्य प्रतिरोध का जो वैल्यू होता है वो R1 R2 और R3 से क्या होता है। तो हमेशा दिए गए वैल्यू से हमेशा छोटा ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है। और अगर ऊर्जा खपत अगर निकालना पड़ेगा तो वाट इनटू टाइम में गुना कर देना है। कितना वाट का बल्ब है, कितना देर तक जला, तो वाट इनटू टाइम करते हैं हम लोग हमेशा। 1 किलोवाट घंटा कितना का होता है, 1 की 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और 1 जूल 10⁻⁷ और 1 के बराबर होता है। तो ये सारे फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। उससे पहले एक और चीज बच गया है, एक छोटा सा टेम्परेचर का फार्मूला, तापमान में बदलने के लिए कहेगा, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिए। सारा फार्मूला एक ही जगह है। जैसे कि C/9 इज इक्वल टू F - 32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू K - 273 बटा 5 इज इक्वल टू R/4। ये चारों टेम्परेचर है। आपको जिस चीज़ में वैल्यू देगा और निकालने के लिए बोलेगा आप निकाल सकते हैं। जैसे कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, तो ये दोनों समीकरण ले लेंगे। केल्विन में और ये R भी होता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें। और कुछ जो फार्मूला हमसे बच गया होगा वो आप लोग खुद से करें। कुछ टॉपिक हमसे छूट भी चुका है, हम वही बताए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सामने से बोलो।